हेलो फ्रेंड्स। आपने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, मैं उनका जवाब दे रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो प्रमोद जी ने पूछा है। और प्रमोद जी का सवाल है कि RIL यानी कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड अगर 1250 का हो गया तो क्या होगा। तो देखिएगा, स्टॉक मार्केट में किसी भी संभावना से जो है इनकार नहीं किया जा सकता। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल्स के ऊपर अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जो मेन शेयर्स के अंदर जो चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पार्टली पेड अप शेयर्स पे भी होगा। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि पार्टली पेड अप शेयर एक डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके अंदर जो प्रॉफिट और लॉस होंगे वो उतने एब्सोल्यूट अमाउंट में होंगे जितना कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मेन शेयर में। तो अगर वो नीचे गिरेगा, लॉस होगा तब भी ज़्यादा होगा, और प्रॉफिट होगा तब भी ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात ये है कि ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर एक खासियत होती है कि वो अंडरलाइंग असेट्स के साथ जो है रिएक्ट करते हैं। और जिस तरीके से डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में पुट और कॉल्स प्ले करती हैं, उसी तरीके से जो है ये प्ले करेगा। तो मैं आपको वही बात बोल रहा हूँ कि डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स हैं तो इसमें जो रिस्क हैं वो भी बहुत ज़्यादा है। अगर रिटर्न्स की प्रोबेबिलिटी है तो रिस्क एंड रिटर्न्स दोनों जो है आपके दोनों साइड में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के जो मेन शेयर है यानी कि फुली पेड अप शेयर है उसके साथ ही वो रिएक्ट करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर आप कोई भी निवेश करते हैं तो उसके अंदर जो है आपके रिस्क और रिटर्न्स की दोनों की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और वासुदेव जी ने सवाल पूछा है कि क्या सर, वासुदेव जी ने सवाल पूछा है, मेरे पास 10 शेयर हैं, मैं कितना शेयर खरीद सकता हूँ। देखिएगा, ये राइट शेयर नहीं है, राइट शेयर तो अलॉट हो चुके हैं, वहाँ पर इस रेशो की ज़रूरत पड़ती है। तो आपका जितना मन चाहे उतने शेयर्स आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे आप कोई भी ऐसी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप कितने शेयर खरीदना चाहें, तो आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से जो भी आपको उचित लगता हो उतने शेयर आप खरीद सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें जो रिस्क हैं और रिटर्न्स हैं वो दोनों जो हैं हायर साइड्स के ऊपर होंगे, जो पार्टली पेड अप शेयर है उसके अंदर। जो अगला जो सवाल है वो है ओंकार जी के पास से, और उन्होंने कहा सर अगर 450 में ओपन हुआ तो। देखिएगा, अगर 450 में ओपन होता है और रिलायंस इंडस्ट्री का शेयर वहीं पर है तो देखिएगा ये क्लियर कट जो है, मुझे लगता है कि 150 से पौने 200 रुपये के प्रॉफिट हो जाएंगे आपको अगर 450 मिलेगा तो। क्योंकि इक्विलिब्रियम तुरंत नहीं होगा, आधा घंटा 1 घंटा जो भी होगा, तो वहाँ पे कैलकुलेशंस चलेंगी, लोग सेल परचेज़ करेंगे। तो यहाँ पे पर मुझे उम्मीद नहीं है कि 450 रुपये में शेयर मिल जाए। और ख्वाजा जी बोल रहे हैं थैंक यू सर, ए लॉट ऑफ टू लर्न। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको सीखने के लिए काफ़ी कुछ मिला इसमें। तो ये जो है काफ़ी अच्छा मुझे भी लग रहा है कि अगर आप इससे कुछ सीख पा रहे हैं तो। फिर राज जी का जो है सवाल था कि सर जी अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ 1588 पे टिकेगा उसकी क्या गारंटी है। भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हो, स्टॉक मार्केट में कोई गारंटी नहीं होती है। और सिंपल सी बात ये है कि शेयर कल मार्केट अगर सोमवार को नीचे खुलता है और ये शेयर 5% या 10% करेक्ट हो जाता है तो इस बात की कोई मनाही नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में जो सिचुएशन है उस दिन मार्केट कैसे खुलती है हो सकता है, और 10% भी गिर सकता है, 5% भी गिर सकता है, 1% भी गिर सकता है, 5% भी चढ़ सकता है, 10% भी। तो इस मामले में कोई भी जो है मनाही नहीं है कि जी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये स्टॉक मार्केट है, इसमें दोनों प्रोबेबिलिटी बनती हैं। लेकिन मैंने आपको बोला कि आप अपने रिस्क को असेस करिए कि आपका रिस्क और रिटर्न्स, क्योंकि जब आप रिटर्न ज़्यादा लेने की कोशिश करेंगे तो आपके रिस्क भी ज़्यादा होंगे, ये बात ध्यान रखिएगा आप। अच्छा, कोई स्टैटिक थोड़ी ना है, अभी अभी रिलायंस 1500 के करीब था। हाँ, मैं तो कह ही रहा हूँ इस बात को कि जिन लोगों ने भी अभी राइट खरीदे, राइट एंटाइटलमेंट, और उसके बाद कंपनी को पैसा दिया, उनको देखिएगा 100 रुपये का प्रॉफिट है। अब ये तो मार्केट के अंदर सीधी सी बात क्या है कि रिलायंस के शेयर में करेक्शन हुई नहीं, रिलायंस का शेयर ऊपर आ गया। कल भी देखिएगा रिलायंस ने ही जब गिरती हुई मार्केट के अंदर जो सहारा दिया, तो जो बड़े जो शेयर्स थे उन्होंने ही मार्केट को जो है सहारा दिया। तो आप इसमें तो कोई भी दिक्कत ही नहीं है। और दोनों पार्टली फुली पेड अप शेयर मिलके और कहीं निफ्टी 9000 की तरफ चला गया तो भाई साहब बिल्कुल हो सकता है 9000 भी जा सकता है।
10,000 पे तो है ही खड़ा हुआ, 10 भी जा सकता है, 11 भी जा सकता है, मार्केट है इसमें तो कोई देखिएगा मनाही है ही नहीं। तो लेकिन जिस भी साइड जाएगा रिलायंस का शेयर, उधर जो भी होगा वो आपको लिए ज़्यादा होगा कंपेरेटिवली। जो अंडरलाइंग फुली पेड अप शेयर है उसके मुकाबले में इस पार्टली पेड अप शेयर्स में रिटर्न्स भी और लॉसेस भी दोनों ज़्यादा होंगे, ये आपने समझना। यही बात मैं आपको वीडियो में भी समझा रहा था। उसके बाद जो अगले क्वेश्चंस हैं वो है राज जी के द्वारा। सर मैं आपका फ़ैन हूँ, थैंक यू राज जी, आपके सारे वीडियो देखता हूँ। एक रिक्वेस्ट है, अगर कोई ऐसा एनालिसिस आप कर पाएँ जिसमें निफ्टी 2000 लो मारा था और वर्सेस मार्च 25 2020 लो मारा वर्सेस निफ्टी 10,325, तीन केस में निफ्टी का ईपीएस और पीई कितना होगा? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, आप ये चाह रहे हैं कि 2008 से 2020 को कंपेयर करिए, क्योंकि 2008 का जो साल था वो भी सीवियर पेन वाला था, और यहाँ पर भी जो अभी ऊपर से मार्केट करेक्ट हुई है 12,400 से निफ्टी, तो वो भी आपको सेम वैसा ही लग रहा है। तो देखिएगा यहाँ पे मैं आपको इसका वीडियो तो जो है हो सकता है कि मैं अभी इतनी जल्द ना दे पाऊँ, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा यहाँ पर जो आपने सवाल पूछा है वो बिल्कुल जो है सटीक है। देखिएगा उस समय पे जो पीई रेशियोज़ होती थी वो 20%, 20 और 25 टाइम्स तक जो है बड़ी, जब मार्केट के अंदर ये लगता था कि मार्केट ओवर वैल्यूड हो गई। लेकिन अगर आप पिछले एक साल से देखें तो इंडिया की जो मार्केट है वो 20 की पी रेशो से ऊपर ही ट्रेड कर रही थी, इवन 25 की पी रेशो पे ट्रेड कर रही है अभी भी। और फॉरवर्ड अर्निंग्स पे आप देखोगे तो अभी आप देखेंगे, क्योंकि अगले साल जो कमाई आएगी कम, कुछ बड़ी कंपनीज़ को भी जो है डैमेज होगा, और आप आपको देखिएगा फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स में भी साफ नज़र आ रहा था। और फिर लॉकडाउन का पीरियड जो फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर, और जो डी ग्रोथ की बात हो रही है इंडियन इकोनॉमी की, तो वो सब चीज़ें जो है इंडिया की मार्केट के अंदर नजर आएंगी। उन वैल्यूशंस पे भी अगर आप देखोगे, अगर लास्ट ईयर की वैल्यूशन पे भी तो भी 25 की पी रेशियो पे निफ्टी चल रहा है आज भी, तो अगर आप वैल्यूशंस वाइज देखेंगे तो महंगा है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, उस समय पर 2008 में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होते थे वो 8% के आसपास होते थे, और 5% का मतलब आप एक गैप मान लीजिएगा, स्प्रेड जो स्टॉक मार्केट में मिलता था। तो स्टॉक मार्केट में इजीली जो म्यूचुअल फंड्स हैं वहाँ पर भी जो है 13% की जो रिटर्न्स हैं वो एक्सपेक्ट की जाती थी, यानी कि जो 13% की रिटर्न्स। और अब जो रिटर्न्स एक्सपेक्टेशन है वो 13% वहाँ पे मिनिमम थी। अब यहाँ पे क्या है कि सेविंग बैंक में या जो इन्फ्लेशन के रेट कम है, और तो यहाँ पे लोग जो है ये मान के चलते कि अगर 10% से लेकर 12% भी रिटर्न्स अगर स्टॉक मार्केट में आएगी, जो लॉन्ग टर्म म्यूचुअल फंड्स के जो पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि जब बाजार में आपको कहीं पर भी रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा मिल ही नहीं रहा, रेट इन्फ्लेशन का रेट कम हो गया, तो आपकी स्टॉक मार्केट की रिटर्न भी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगी। और 1 को अगर पी रेशो से डिवाइड करते हैं तो आपको रिटर्न्स निकल के आ जाती हैं, प्लस ग्रोथ ऑफ द मार्केट। तो उस केसेस में यहाँ पे 25 की पी रेशो में भी लोगों को मार्केट जो है वो सस्ते लग रहे हैं। रीज़न बड़ा सिंपल सा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गए और कंपनीज़ की जो WACC है, यानी कि वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, वो भी कम हो गई। तो एक रीज़न ये कि जो रिटर्न एक्सपेक्टेशन है मार्केट के अंदर, जो म्यूचुअल फंड्स हैं या जो बड़े जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, उनकी रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी कम है, तो जिस वजह से मार्केट जो है नहीं गिर रहा है। दूसरी बात क्या है कि वहाँ पर जो एक कंसेप्ट होता था वो बेसिकली अर्निंग्स पर या इंट्रेंसिक वैल्यू पर ही बात होती थी 2008 में। लेकिन जो इस साल का जो अब जो 2020 है, यहाँ पर बहुत सारे जो एनालिसिस्ट हैं वो ये बात मान के चल रही हैं कि जो कंपनियां अभी बाजार के अंदर है उस तरीके की कंपनियां खड़ी करनी जो है आज की डेट में उस कॉस्ट पे नहीं हो सकती जो मार्केट में वैल्यूज़ हैं। बेशक से उनकी कमाई तो नहीं है, लेकिन वो मानते हैं कि इतनी बड़ी कंपनियां इतनी कीमत में आप तैयार नहीं कर सकते, तो उनको लगता है कि 1 या 2 साल का जो पीरियड है ये निकल जाएगा और उसके बाद ये जो कंपनियां ये सही वैल्यू पर आ जाएंगी और इनमें जो और पोटेंशियल्स बढ़ेंगे, तो इसीलिए स्टॉक मार्केट ऊपर टिका हुआ है। लेकिन जो पुराने ट्रेडिशनल सोचने वाले लोग हैं वो ये बात सोच के बैठे हुए हैं कि मार्केट 25 की पी रेशो पर महंगी है, इसलिए एक जबरदस्त करेक्शन होनी चाहिए कि 8,000 या 7,500 रुपये तक मार्केट जानी चाहिए। देखिए, क्वेश्चन एक स्पेकुलेशन का सवाल बनता है, लेकिन अगर आज की डेट में एनालिसिस्ट की अप्रोच को देखें तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा जो है 7,500 वाले लेवल तो नहीं है, लेकिन 8,000 से लेके और 10,000 की रेंज में और ऊपर 11,000 भी जो है इसी रेंज में जो है अभी 1-2 साल जो बिताते रहेंगे, क्योंकि जो एनालिसिस्ट की जो थ्योरीज है वो। और तीसरी बात जो मैं आपको कहूँगा कि जो लिक्विडिटी की पोजीशन है वो उस समय से ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि उस समय जो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम थी, यूएस से सारा पैसा
जो है जो सब प्राइम इशू की वजह से यूएस में जा रहा था, तो लिक्विडिटी नहीं थी उस समय पर, जबकि इस समय पूरी वर्ल्ड मार्केट में पर्याप्त मात्रा में लिक्विडिटी उपलब्ध है, जिसकी वजह से भी स्टॉक मार्केट बहुत जल्दी से करेक्ट होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि देखिएगा, मैं अगर खुद मेरे से अगर आप बात करेंगे तो मुझे लगता है कि फंडामेंटल वैल्यूज से ऊपर मार्केट चल रही है, लेकिन जो आज की डेट में एक नई थ्योरी निकाली है रिप्लेसमेंट वैल्यूज, उसकी वजह से जो है मार्केट अभी भी ऊपर के लेवल पर टिकी हुई है। और लेकिन मैं आपको एक बात और निश्चित रूप से बता दूं कि जब अगले क्वार्टर के रिजल्ट्स आएंगे तो मार्केट में एक वोलेटिलिटी जो है वो जरूर देखने के लिए मिलेगी। वो मार्केट को नीचे की तरफ भी खींच के ला जा सकती है, एक पैनिक भी क्रिएट कर सकती है, ऊपर भी ले जा सकती है। और मार्केट में बहुत लोग जो है पैसा लेके बैठे हुए हैं इस बार कि मार्केट जब नीचे आएगी 7,500 रुपये तो हम शेयर खरीदेंगे। और मार्केट हमेशा जो है हमारी एक्सपेक्टेशन से नहीं चलती है, तो ये ध्यान रखिएगा, मार्केट को मार्केट फोर्सेस चलाती हैं और ऑपरेटर्स जो हैं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो देखिएगा दोनों साइड्स के मूव मिलेंगे, वो उतने एक्सट्रीम होंगे या नहीं होंगे, जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स को लगता है ये तो आने वाला जो है समय बताएगा। तो जो लोगों को लगता है कि जो 6,000 के 4,000 के लेवल हैं, ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं कि 4,000 पे लगाएंगे या 6,000 पे निफ्टी आएगा तो लगाएंगे। तो वहीं देखिएगा उन सब की सोच के बाद दूसरी तरीके की सोच भी है। तो हालांकि देखिएगा, मेरे को भी ऐसा लगता है कि जो है दोनों तरीके के लोग हैं यहाँ पे। मुझे बस बैंकिंग और जो है एनबीएफसी स्पेस के अंदर थोड़ा सा पेन अभी भी बाकी लगता है, लेकिन मार्केट में लिक्विडिटी बहुत पर्याप्त मात्रा में है, जिसकी वजह से बहुत जल्दी से मार्केट करेक्ट नहीं होगी। और दूसरी बात, और जो चौथी और लास्ट बात है कि जो मार्केट के पार्टिसिपेंट्स हैं वो आज की डेट में टेक्नोलॉजी के साथ प्ले कर रहे हैं, उनके पास जो सॉफ्टवेयर्स हैं, जो एप्लीकेशंस हैं, उनसे वो प्ले करते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो है मार्केट के अंदर वोलेटिलिटी क्रिएट करते हैं, जो कि एक रिटेल इन्वेस्टर जो है आज की डेट में नहीं समझ पाता उससे, और वो इतने तेज़ तरीके से ट्रेड करते हैं जो कि एक आम आदमी जब तक अपने इमोशंस के साथ प्ले करता है तो सारा गेम बिगड़ चुका होता है। तो ये सारी बातें हैं जो आपके सवाल का जो है मैंने जवाब दिया है। उसके बाद है मनी कंट्रोल का ओनर तो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ है। देखिएगा, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि 450 ओपन हुआ, तो इस सवाल का मैं जवाब आपको दे चुका हूँ। उसके बाद जो है एस के गुप्ता जी कहते हैं रियली अप्रिशिएट यूर सिंपल वे ऑफ एक्सप्लेनिंग द रिलायल पीपीपी लिस्टिंग। थैंक यू एस के गुप्ता जी, जो आपने इतनी जो है तारीफ़ की और आपको इतना अच्छा लगा, इस बात के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद संदीप कुमार जी जो है वो भी थैंक यू करते हैं। संदीप जी, आपका बहुत बहुत आभार मैं प्रकट करते हुए जो है आपको राज जी के सवाल की तरफ लेके जाता हूँ। सर, ये राज वाले जो सवाल है, इसका जवाब मैं अभी दे चुका हूँ आपको, तो राज जी मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पर ये जो साहिल कपूर जी हैं, तो साहिल कपूर जी एक स्टूडेंट भी रहे हैं, उनके मैसेजेस भी मैं अभी दिन में पढ़ रहा था। तो साहिल जी ने कहा कि सर बहुत बढ़िया लर्निंग मिली। थैंक यू साहिल जी, आपको सीखने के लिए मिला। राहुल बजाज जी भी कहते हैं वेरी नॉलेजेबल वीडियो सर। राहुल जी आपके लिए धन्यवाद। उसके बाद बी आर पटेल जी कहते हैं गुड एनालिसिस। बी आर पटेल जी थैंक यू वेरी मच। वंश जी कहते हैं नाइस, थैंक यू जी, सुपर, थैंक यू जी। और नीरव ठक्कर जी कह रहे हैं ये बात, और मुकुंद जी कह रहे हैं बहुत बढ़िया सलाह दी सर आपने। थैंक यू वेरी मच मुकुंद जी। तो आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी और मैं आपके जो सवाल हैं उनके जवाब जो है अपनी जो समझ है उससे मैं आपको देने की जो है कोशिश जो है कर रहा हूँ। उसके बाद कितना वासुदेव जी पूछ रहे कितना शेयर खरीद सकते हैं। देखिएगा, आप अपने सामर्थ्य के हिसाब से कितने भी शेयर खरीद सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ये डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा जो है शेयर में। आपको इसीलिए शुरू में ही आगाह कर रहा हूँ कि इसमें रिस्क और रिटर्न्स दोनों की पॉसिबिलिटी अंडरलाइंग असेट्स के मुकाबले में ज़्यादा होंगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ये 1588 रुपये से नीचे नहीं आएगा रिलायंस, और आपको जो मैंने प्राइस डिस्कस किए हैं वहाँ पर आपको शेयर मिल रहा है और आप ये श्योरली कॉन्फिडेंट है कि ये इसके ऊपर ही रहेगा या जो इसके नीचे आएगा, तो आप उस रिस्क को जो है बोर्न करने के लिए तैयार हैं, तो ही आप एक अच्छी रिटर्न्स ले पाएंगे। और अगर ये शेयर नहीं चला, जैसे एक व्यूअर ने सवाल भी किया हुआ था कि सर ये तो 11,1200
बहुत सालों तक जो है नहीं मूव हुआ, तो क्या आप उतना पेशेंस दिखा पाएंगे? देखिएगा वो चीज़ें बदल गई हैं। रिलायंस जियो के प्लेटफॉर्म में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, तो 5 लाख करोड़ की वैल्यूशन तो वहीं मिल रही है, और बाकी बिजनेस भी 4.5-5 लाख करोड़ का है। तो जो बाकी 4.5-5 लाख करोड़ का बिजनेस है उसमें मुझे हो सकता है कि 20% की या 30% की गिरावट हो जाए, तो अल्टीमेटली जो शेयर है 10-15% मूव कर सकता है नीचे की तरफ। मैं उस बात से इनकार नहीं करता। अगर मार्केट में किसी भी तरीके का पेन आता है तो हो सकता है कि जो शेयर है उसके अंदर 15% की गिरावट हो सकती है, और अगर आपने जो पार्टली पेड अप लिया है तो वो आपकी उसी प्रपोर्शनेट में जो है 40% के आसपास भी उसमें लॉस हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप पहले शेयर प्राइस के बारे में अपना पूरा एनालिसिस करिए आप, क्योंकि आपको कहाँ पे वो जो है अंडरलाइंग शेयर्स खरीदने के लायक आपकी वैल्यू बनती है, तो उस समय आप पीपी ले सकते हैं। एक जो बेनिफिट आपको जो मैं बता रहा हूँ गैप का, वो जो वैल्यूशंस हैं वो 25% जो है शेयर प्राइस की नहीं निकलेंगी। शेयर की सही वैल्यू निकालने का तरीका, जो रिलायंस का मेन शेयर है उसकी कीमत और उसमें से जो 2 कॉल्स आपने पे करनी है उनकी कीमत माइनस कर दीजिए, तो आपको शेयर की फेयर वैल्यू मिल जाएगी। अगर उससे सस्ता मिलता है तो ही आपके लिए जो है वो एक आर्बिट्राइज गेन बनता है। उसके बाद गुड इन्फॉर्मेशन बोल रहे हैं रामालिंगन जी। उसके बाद जो है रहमान जी कह रहे हैं कि फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव को आपने बहुत अच्छे से समझाया। देखिएगा, डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स को आपको समझ में आया। डेरिवेटिव्स को मैं अलग से भी किसी और एक दूसरी वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा, जिसमें पुट कॉल ऑप्शंस जो हैं उनके बारे में भी आपको एक एजुकेशनल वीडियो के माध्यम से आपको समझा सकता हूँ। अगर आपको यहाँ पर अच्छे से समझ में आया तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। नरेश मिश्रा जी कहते हैं गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग राम नरेश जी। और अभी देखिएगा आगे जो हमारे हैं, अगर एक जो व्यूअर्स और हैं वो कहते हैं कि सर अगर RIL का प्राइस 1250 हो गया तो जो पार्टली पेड अप शेयर है वो भी कम होगा। जी हाँ जी, बिल्कुल होगा। और आपको एक्सट्रीम जो है, मतलब आप ये मान के चलिएगा 3 टाइम्स प्रॉफिट और 3 टाइम लॉस। अगर परसेंटेज टर्म्स में बात कर रहा हूँ मैं, कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर अगर 10% गिरता है तो ये ध्यान रखिएगा जो PP है उसमें 30% की गिरावट आएगी। अगर वो 10% चलता है तो उसमें 30% की जो है गेन भी आएंगे। तो ये दोनों चीज़ें शो हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। रिस्क भी है तो रिटर्न्स भी हैं, तो ये दोनों चीज़ें एसोसिएटेड हैं, ये आपको ध्यान रखना है। सपोज मेरे पास 10 शेयर में कितना ले सकता हूँ, तो वासुदेव जी आपका जितना मन करे उतने शेयर ले सकते हैं, क्योंकि राइट शेयर नहीं है। उसके बाद जो आपके सारे व्यूअर्स हैं उनके जो सवाल के जवाब मैंने ले लिए हैं, और इसी तरीके से जो है आपके जो क्वेश्चंस थे, ये सभी जो सवाल थे इनके जवाब आपको कैसे लगे, जो आप मुझे जो है बताइएगा। और जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर करता हूँ उसके अंदर ये सारी बातें मैं आपके साथ जो भी कर रहा हूँ, इनसे जो भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं तो मैंने आज आपके साथ शेयर किए। और अगर इन सवालों में आपको कुछ भी लगता है कि और कोई सवाल होंगे तो वो भी आप मेरे से पूछ लेंगे, तो मैं वो वीडियो भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।